इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 साइंस का, जो विज्ञान का है हमारे आसपास के पदार्थ। आइए शुरू करते हैं इस नई वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है? विश्व में प्रत्येक सामग्री, प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से मिलकर बनी है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से मिलकर बनी है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। देखिए, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से मिलकर बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे? कणों से। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कणों के भौतिक गुण। क्या? कणों के भौतिक गुण। देखिए कौन कौन से हैं भौतिक गुण कणों के। देखिए, पहले क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच एक स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? एक स्थान होता है। आप कहेंगे कैसे होता है? देखिए, जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो आप एक गिलास क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। क्या लेते हैं? पानी लिया आपने, तो उसमें नींबू डाल दिया, आपने नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया। लेकिन आपने एक गिलास पानी लिया था तो आपने उसमें नींबू डाला, चीनी डाला, नमक भी डाल दिया थोड़ा सा, तो वो घुल तो गया, लेकिन वो गया कहां भाई? उसमें घुल गया। तो उसके बीच जगह थी तभी तो चला गया। जब जगह ही नहीं होगा तो आप सामान रख लेंगे? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार जब आप एक गिलास पानी लिए तो उसमें नींबू डाल दिए, चीनी डाल दिए, तो उसमें जगह था, एक स्थान था, तभी तो वो आ गया। जब एक स्थान नहीं रहता तो वो नहीं आता। तो यही है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? एक स्थान होता है। कैसे? जब आपने एक गिलास नींबू लिया, पानी लिया, तो उसमें नींबू डाल दिया, तो वो उसमें घुल गया, तो क्या हो गया? पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? एक स्थान होता है। आप इस बात से सहमत हैं? तो कमेंट कीजिए। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। जो पदार्थ के कण है वो क्या करते हैं? निरंतर गति करते हैं। क्यों? उनके पास क्या है? गतिज ऊर्जा है, इसलिए वो क्या करते हैं? गति करते हैं। गतिज ऊर्जा होगी तभी तो क्या करेंगे? गति करेंगे। ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, इसका उदाहरण लेते हैं। जब आपने टोटी खोला होगा, ठीक है, उसमें पानी की धार आती है, ठीक है, तो आप कभी उंगली लगा के उसे तोड़ना चाहेंगे तो वो नहीं टूटेगी। क्यों? पदार्थ के जो कण है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसीलिए जब आप पानी की टोटी पर
उंगली लगाते तो वो धार नहीं टूटती। क्यों? जो पदार्थ के कण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आता होगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आता है पदार्थ की अवस्था। क्या? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस होता है, क्या होता है? ठोस। जो उसके कण होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं। क्या होते हैं? कण बहुत नजदीक होते हैं। नजदीक मतलब पास पास होते हैं। और जो द्रव है, जो उसके कण होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। कण थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। दूर थोड़े 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 दूर दूर होते हैं। दूर दूर होते हैं। ठीक है। और जो कण होते हैं गैस में, किसमें? गैस में जो कण होते हैं बहुत दूर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर होते हैं और दूर दूर होते हैं। देखिए, जो ठोस है, क्या है? ठोस। उसका क्या होता है? निश्चित आयतन होता है। क्या होता है? निश्चित आयतन। निश्चित आयतन। जो द्रव होता है उसमें भी क्या होता है? निश्चित आयतन होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित आयतन। आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। जो गैस है उसमें आयतन निश्चित नहीं होता, तो क्या लिखेंगे? आयतन निश्चित नहीं होता। देखिए आगे, आकार। क्या? आकार मतलब शेप। आकार इसमें क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव है भाई, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता। आप लिख देंगे आकार अनिश्चित। आकार अनिश्चित। ठीक है। इसमें भी जो गैस है उसमें भी आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता। चौथा क्या है? संपीड़न। क्या? संपीड़न मतलब दबाव। संपीड़न कम होता है। संपीड़न कम होता है, ये लिख सकते हैं नगण्य होता है। अब इसमें संपीड़न क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा अधिक होता है, थोड़ा अधिक। और जो गैस है उसमें संपीड़न बहुत अधिक होता है, तो आप क्या लिखेंगे? संपीड़न अधिक होता है। आप इसे याद अवश्य कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये 4 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
पदार्थ पढ़ लिया हमने, कणों की भौतिक गुणधर्म पढ़ लिया, और हमने पदार्थ की अवस्थाएं भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे क्या? गलनांक। गलनांक देखिए क्या होता है गलनांक। बर्फ है, वो पिघल गया, क्या हो गया? पिघल गया, तो वो क्या हो गया? गलनांक हो गया। तो हम कह सकते हैं वह तापमान जो ठोस को द्रव में बदल दे तो क्या कहलाएगा? वो गलनांक कहलाएगा। वह तापमान जो ठोस को, बर्फ क्या था? ठोस था, और किस में बदल गया? द्रव में, मतलब लिक्विड फॉर्म में बदल गया, पानी हो गया, तो क्या हो गया? गलनांक। वह तापमान जो ठोस को द्रव में बदल दे उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है, परंतु इसे सरलता के लिए, मतलब आसानी के लिए, आसानी के लिए 273 केल्विन मानते हैं। यदि आपसे पूछे कोई कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो आप बोलेंगे 273.16 केल्विन, परंतु उसे नापने के लिए या आसानी के लिए उसे 273 केल्विन मान लिया गया है। ठीक है, अब आता है क्वथनांक। देखिए क्वथनांक क्या होता है। आपने पानी रखा, बाहर धूप में रख दिया, तो वो क्या होने लगा? उबलने लगा, तो क्या होता है? क्वथनांक। जैसे इसका परिभाषा क्या होगा? वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, क्या होने लगता है? उबलने लगता है, उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। वह तापमान जिसमें द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, वह तापमान जिसमें द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 273 केल्विन होता है। ठीक है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 273 केल्विन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना बिना द्रव में बदले, उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। आप इसे आसानी से लिख लीजिए। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
उदाहरण लीजिए, उदाहरण क्या है? कपूर। कपूर क्या है? ठोस है, टाइट रहता है, सॉलिड रहता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो गया ना भाई, लिक्विड फॉर्म में वो आता ही नहीं है। आप जब कपूर लेंगे, उसे जलाएंगे, तो वो क्या हो जाता है? गैसीय अवस्था में आ गया, तो द्रव में बदला ही नहीं। तो सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण क्या है? कपूर। समझ लीजिए बढ़िया करके। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है बाष्पीकरण। अब देखिए बाष्पीकरण क्या होता है। आपने कपड़े सुखाने डाले, तो आपका वो कपड़े सूख गए, तो वो उसका पानी कहां गया भाई? पानी कहां गया भाई? उड़ गया, आसमान में उड़ गया। अरे भैया, पानी क्या हो गया? बाष्पीकरण हो गया। क्या हो गया? बाष्पीकरण हो गया। द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होना परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। जब आपने भाई कपड़े सुखाने डाले, तो वो कैसा था? लिक्विड फॉर्म में था, द्रव था। पानी तो क्या था? द्रव था। अब उस कहां बदल गया? गैस में। गैस में कैसे बदला भाई? कपड़े सूख गए, पानी कहां चला गया? ऊपर चला गया। कैसे गया? वाष्पोत्सर्जन हुआ, बाष्पीकरण हुआ। गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बाष्पीकरण कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ये 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से समझिए ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। देखिए, बाष्पीकरण को प्रभावित कौन कौन करेगा भाई? चाहे वो ज्यादा करे या कम करे, लेकिन प्रभावित होना चाहिए उससे। देखिए, तापमान में वृद्धि, अभी हम एग्जांपल लिए थे कपड़ा सुखाने वाला, वही एग्जांपल अब चलने वाला है इसमें। देखिए कैसे बाष्पीकरण मैंने आपको बताया, द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। तो तापमान में वृद्धि, जब तापमान टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, तो धूप ज्यादा आएगा। धूप ज्यादा आएगा तो कपड़े आपके जल्दी सूख जाएगा। आपका कपड़े क्या हो जाएगा? जल्दी सूख जाएगा। तो बाष्पीकरण क्या हुआ? बाष्पीकरण तो तेज होगा। क्यों? तापमान बढ़ा, इसलिए क्या हुआ? बाष्पीकरण भी तेज हुआ। इसलिए क्या होगा? बाष्पीकरण की दर हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। बाष्पीकरण दर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई? क्योंकि कपड़े जल्दी सूखने लगेंगे, इसीलिए बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वायु में गति, वायु मतलब जब हवा चलेगा भाई, तभी बाष्पीकरण ज्यादा होगा। क्यों होगा भाई? वो एग्जांपल, आपके कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? हवा चलेगा, पानी क्या होगा? बाष्पीकरण होगा, तो आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा। तो उसमें कौन सा आएगा? वायु में गति। जब हवा चलेगा तो कपड़े फिर भी सूख जाएगा, तो क्या होगा भाई? बाष्पीकरण का दर
बढ़ेगा। आप लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, सतही क्षेत्रफल। जब आपके पास जगह ज्यादा होगा तो आप कपड़े ज्यादा फैला फैला के डाल पाएंगे, फैला फैला के डाल पाएंगे कि नहीं? तो क्या होगा, कपड़े जल्दी सूख जाएगा, तो बाष्पीकरण बढ़ जाएगा, तभी तो जल्दी सूखेगा। तो उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा एक हुआ? सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल क्या होता है? जगह। सतही मतलब जमीन का, क्षेत्रफल मतलब एरिया, जगह होना चाहिए, ठीक। तो उससे भी क्या हो जाएगा, बाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। बढ़ जाती है, ठीक है। चौथा क्या है? आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है भाई? नमी। जब आप सर्दियों के समय में सुबह सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं घास के ऊपर जो छोटी छोटी बूंदे रहती है उसको कहते हैं नमी, ये आर्द्रता। गांव में अक्सर ओस कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आर्द्रता? भाई जब आर्द्रता होगा क्या होगा? आर्द्रता होगा तो आपके कपड़े जल्दी सूखेगा नहीं ना। जब आप तापमान बढ़ा तब तो आपके कपड़े जल्दी सूखा, वायु चला, हवा चला तब भी जल्दी सूख गया। सतही क्षेत्रफल आपका जगह बड़ा था तब भी जल्दी सूख गया। लेकिन जब नमी होगा, आर्द्रता होगा, तो भाई लिक्विड तो आ ही रहा है, द्रव तो आ ही रहा है, तो भाई द्रव जल्दी सूखेगा ही नहीं, इसलिए इसमें बाष्पीकरण का दर क्या होगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा भाई? क्योंकि आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखेगा। बाष्पीकरण का दर घट जाएगा इसलिए क्योंकि बाष्पीकरण नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो आप क्या लिखेंगे इसमें? बाष्पीकरण की दर घट जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे अवश्य पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और अपने दोस्तों को साथ साथ भेजते रहिए ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें। चलिए हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम जान लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये आप पढ़ लीजिए अवश्य। पहला क्वेश्चन क्या है? एसीटोन को हथेली पर डालने के बाद